उसका वर्किंग कल्चर क्या होता है, फैसिलिटीज क्या मिलती है, सैलरी क्या होते हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम एचआरए छोड़ करके बता रहे हैं, आपको बहुत हम्म। सारी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पीजीसीएल के बारे में बात करने वाले हैं, ए टू जेड बात करेंगे। पीजीसीएल का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में स्टार्ट होगा। फिर उसका वर्किंग कल्चर, वहाँ क्या क्या अलाउंसेस आप लोग को मिलेंगी, क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, इनहैंस सैलरी कितना होगा, बोनस कितना मिलेगा, ए टू जेड बात करेंगे, ठीक है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है चंदन कुमार जी। काफी स्पेशल है क्योंकि उनका बहुत सारे एग्जाम में सिंगल डिजिट में हुआ है। इस साल एसएससी जेई में भी उनका रैंक 1 है। और एनआर रीजन में भी उन्होंने क्रैक किया है, एनआर 1, एसआर 2 भी क्रैक कर चुके हैं। और दोनों में ही सिंगल डिजिट उनका रैंक। तो बिना डिले किए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ए टू जेड उनसे बात करते हैं। तो बहुत हम्म बहुत स्वागत है चंदन जी आपका हमारे चैनल द चार्ज बुक पे दोबारा। थैंक यू सर सर। दोबारा हमें बच्चों के सामने ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सर आज हम लोग बात करेंगे पीजीसीएल के बारे में। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि पीजीसीएल के बारे में थोड़ा बताइए, उसका वर्किंग कल्चर क्या होता है, फैसिलिटीज क्या मिलती है, सैलरी क्या होते हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पीजीसीएल क्या है, उसका एग्जाम कहाँ कहाँ होता है। जैसे बहुत लोग एनआर बोलते हैं, डब्ल्यूआर बोलते हैं, तो वो बता दीजिएगा पीजीसीएल के बारे में ऊपर ऊपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। देन हम लोग पहुंचेंगे उसकी जो फैसिलिटीज वगैरह है उसके बारे में। तो पीजीसीएल के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। पीजीसीआईएल एक सेंट्रल पीएसयू है। सेंट्रल यानी भारत सरकार के अधीन ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें बेसिकली रीजन वाइज वैकेंसी निकलती है। जैसे नॉर्थ रीजन में 3 NR1 NR2 NR3 आता है। इसी तरह से सदर्न रीजन में भी SR1 SR2 सदर्न रीजन 1 सदर्न रीजन 2 आता है। तो हर एक रीजन का अपना एक मुख्यालय होता है। जैसे नदर्न रीजन 1 का मुख्यालय है दिल्ली में। तो और सदर्न रीजन का इस तरह से कहीं चेन्नई है और किसी का हैदराबाद है। तो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है, जो एचआर विभाग बैठते हैं वो इन्हीं जगहों पर बैठते हैं। बाकी रिक्रूटमेंट के दौरान भी ये लोग लगभग उन्हीं शहरों में, मतलब मुख्य रूप से 2-3 शहरों में ही एग्जाम लेते हैं। जैसे अगर NR1 का देखा जाए तो दिल्ली के आसपास में ही एग्जाम लेते हैं। अगर हम्म। सदर रीजन का देखा जाए तो भी आसपास के 1-2 प्रमुख सिटी में ही एग्जाम लेते हैं। तो चंदन जी, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बताइएगा कि जैसे अलग अलग जोन आपने बताया कि एनआर 1 एनआर 2 साउथ रीजन का भी अलग अलग होता है, तो क्या पेपर का पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आता है उसकी वजह से? नहीं, इस सारे रीजन का एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है। सारे रीजन में पीजीसीआईएल 170 मार्क्स का एग्जाम कराती है। 170 में 120 टेक्निकल रहता है। 120 के बाद में फिर 50 ननटेक रहते हैं। ननटेक में जनरली 35 क्वेश्चन रीजनिंग, मतलब रीजनिंग प्लस मैथ, 20 मैथ, 15 रीजनिंग और 15 इंग्लिश रहता है। इसमें क्या होता है, एक आध रीजन में पिछली बार 2022 में एक आध रीजन में चेंज कर दिया था। जैसे नदर्न रीजन में तो यही था, 20 मैथ था, 15 रीजनिंग था, 15 इंग्लिश था। बट सदर्न में SR1 में इंग्लिश ना पूछ कर करके कुछ पोर्शन ये जीके जीएस पूछ लिया था। जी। बाकी एक आध रीजन और में भी इस तरह से किया है। और ज्यादातर रीजन में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही रहता है। तो एग्जाम पैटर्न यही रहता है, 120 टेक्निकल और 50 नन टेक। 50 नन टेक में 20 मैथ, 15 रीजनिंग और 15 इंग्लिश या जीके जीएस। इंग्लिश के ज्यादा चांसेस है क्योंकि इंग्लिश ज्यादा जगहों पर पूछा गया है। तो ये टेक्निकल का लेवल क्या रहता है अगर हम लोग एसएससी जेई आरआरबी जेई से कंपैरिजन करें, नॉर्मल जेई वाले एग्जाम सबसे, तो उससे पैटर्न का एग्जाम का जो टेक्निकल पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका लेवल क्या रहता है? पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते थे, जो मतलब NR1 में हम एग्जाम देने से पहले जब प्रीवियस ईयर का वो प्रैक्टिस किया करते थे, तो उस समय क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता था। हम्म। पीजीसीआई NR1 का जो पहली बार एग्जाम लिया 2021 में, उसमें क्या हुआ कि चेंजेज आ गए।
मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। लेवल में भी खास करके थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे पूछा जाने लगा कि मतलब चारों ऑप्शन बहुत लंबे लंबे होते थे और उसको मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा अधिक टाइम लगता था। तो टाइम। वहां भी लेवल बढ़ाया, फिर साधारण रीजन में दिए देखे वहां भी लेवल बढ़ा दिया। तो लेवल बढ़ने के कारण क्या हुआ कि कट ऑफ काफी नीचे आ गया। आप पहले देखिएगा कट ऑफ पीजीसीएल का, बहुत पहले का कट ऑफ देखिएगा तो अराउंड समथिंग आपको मिलेगा 170 में, हम्म। 115-20 के अराउंड में मिलेगा। और हम्म। अब कट ऑफ देखिएगा तो अब आपको 90 से 100 के बीच सारे रीजन का कट ऑफ, जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, लगभग हम्म। 90 से 100 के बीच हर बार अब कट ऑफ जा रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहे या लो रहे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। आपको ये सब सोच करके नहीं डरना है कि क्वेश्चन हार्ड पूछेगा या इजी पूछेगा। हार्ड पूछेगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे चला आएगा। आपको अपने जो नॉलेज है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मतलब अपने नॉलेज पे ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है क्वेश्चन हार्ड पूछेगा या लो पूछेगा। बिल्कुल सही बात आपने बताया है। जैसे कि इस बार भी एसएससी जेई में वही हुआ, लेवल बढ़ गया। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं इधर भी आया था, वही सारा क्वेश्चन, और जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और उसके चक्कर में गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं और हाँ। गलत हो जाता है वहां पे। वहीं पे निगेटिव मार्किंग की वजह से उनका सिलेक्शन होने वाला होता है, वो भी नहीं हो पाता है। और स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है, जिससे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि आप ये देख करके कर सकते हैं कि हमें ये आता है। हम्म। बट स्टेटमेंट में आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट राउंड में तो आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास समय बच रहा है, सेकंड राउंड में आते हैं, तो आप हम्म। देखिए कि स्टेटमेंट में इतना जरूर पता चल जाता है कि इस चार में से कौन एक होगा वो तो नहीं पता, बट एक या दो ऑप्शन छट जाते हैं कि ये दोनों तो नहीं होगा या ये तो एक नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है, जो बाकी दो बच जाता है उसमें से किसी एक को मार दीजिए, क्योंकि अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो इस तरह से अगर आप निकालिएंगे कि अगर हम 10 गो में दो ऑप्शन छाट दिए, दो ऑप्शन बच रहे थे, तो आप 10 मारते हैं, आपका 50% प्रोबेबिलिटी है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से आप मारते हैं तो 10 में आपके 5 सही होते हैं, 5 गलत होते हैं। तो 5 गलत के कारण 1.25 मार्क्स कटेंगे भी, तो भी आप 3.75 मार्क्स पॉजिटिव में रहेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो मारते हैं दो ऑप्शन छाटने के बाद भी जो मारते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप ये चीज देख, ऑप्शन छाटे थे, चार में से जो दो ऑप्शन छाटे थे, क्या वो सच में दो ऑप्शन छट गया था? कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जो दो ऑप्शन छाटते हैं ना उसी में सही आंसर रहता है, और फिर उसको काउंट करेंगे कि हम इसको मारे और ये गलत हो गया। उसको मत काउंट कीजिए। दो ऑप्शन छाट रहे हैं तो पूरी एक्यूरेसी के साथ उसको मतलब छाटिए कि ये नहीं होगा मतलब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये दो अगर हम लोग इलिमिनेट कर रहे हैं तो ये कंफर्म ये ऑप्शन नहीं ही होगा। ठीक। तो अब अगर बात करें कि एग्जाम का हम्म। जो पैटर्न है वो हम लोग ने समझ लिया कि टेक्निकल नॉन टेक होता है, और इसका लेवल जो है सो एसएससी जेई के आसपास ही मैं मान रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड इस साल भी उसमें आया है, और लेवल पहले से अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बाकी आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई इंसान या फिर कोई भी हाँ, बच्चा अगर। टेक्निकल हाँ हाँ। टेक्निक टेक्निकल का लेवल सारे एग्जाम्स का लगभग सेम ही रहता है, कोई खास नहीं रहता है। और आरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, पीजीसीआईएल हो, सारे का टेक्निकल का लेवल लगभग वही रहता है। अच्छा, और टाइम कितना रहता है हमारे पास? जैसे अगर 170 क्वेश्चन है तो कितना टाइम मिलता है? 2 आवर? टाइम 2 घंटे रहते हैं। अच्छा, तो उसमें टाइम का कोई इशू आता है? दो जैसे घंटे कि इधर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्रुशियल रोल होता है 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना, तो उधर 2 घंटे में आराम से 170 क्वेश्चन कर पाते हैं या फिर टाइम घटने लगता है? टाइम घटने लगता है, बिल्कुल टाइम क्रॉल आता है, क्योंकि जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड 120 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो फिर 2 घंटे में सोल्व करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप टेक्स्ट बुक पे सोल्व कर रहे हैं 150 145 में, तो आपको वहाँ 2 घंटे लगभग लग जाएंगे। अब 10 घंटे 10 मिनट लगभग मार्जिन लेकर के चलना चाहिए, जो बच्चे टेक्स्ट बुक पे सेट लगा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो डेफिनेटली पीजीसीएल का फॉर्म भर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। एक्स्ट्रा उसमें इंग्लिश पढ़ना पड़ सकता है, यही एक्स्ट्रा है। हम्म। जी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि जो भी वर्किंग कल्चर है, आप बहुत दिन वहाँ पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे कैसा, जैसे कि आप जैसे ही ज्वाइन किए तो वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा रहता है? आपको किस टाइप का अलाउंसेस मिलता है, उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए।
हम लोग के टाइम पे ज्वाइन करते वक्त ट्रेनिंग नहीं कराया गया था। आप ज्वाइन करते ही लगभग 1 महीने या 1.5 महीने का ट्रेनिंग कराया जाता है, बट हम लोग के टाइम में नहीं कराया गया था, इस बार से कराया जा रहा है। अच्छा। और उसके बाद में जब आप वहाँ सब स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहाँ जनरली 2 विभाग होते हैं। हर एक सब स्टेशन पे आपको सारे एम्प्लॉय को 2 भागों में बांटा जाता है। एक टीएलएम बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन में जाते हैं, मतलब लाइनों को देखने के लिए, और एक सब स्टेशन में। तो सब स्टेशन वाले जनरल ये करते हैं कि सब स्टेशन के अंदर जो ब्रेकर लगे रहते हैं, आइसोलेटर हम्म। लगे रहते हैं, उसका टेस्ट होता है, टाइमिंग टेस्ट, और फिर उसका ब्रेकर का रेजिस्टेंस टेस्ट, ये सब सारे टेस्ट होते हैं। तो वो सब जनरली उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अटेंड करना, ये होता है सब स्टेशन वालों का काम। और टीएलएम बड़ा लाइन वालों का काम ये होता है, ट्रांसमिशन लाइन वालों का काम ये होता है कि जो भी वो 765 के भी या 400 के भी की लाइनें गई हुई है, उसका इंस्पेक्शन करना। और उसके बीच में अगर कोई पेड़ वगैरह आ रहा है और उसका ऊंचाई ठीक ठाक हो गया है, तो उसको भी हम लोग जनरली सफाई करवाते हैं, यानी कटवाते हैं। फिटर साथ में फिटर वगैरह जाते हैं, और पावर ग्रिड आपको गाड़ी प्रोवाइड कराएगी, और जो भी उस लाइन के बीच में जो भी पेड़ वगैरह रहेंगे उसको जाकर के आपको कटवाना है। और उसका जो भी देखना है, जैसे उसका जो लगा हुआ है वो मेंटेनेंस। इंसुलेटर सही है या नहीं, ब्राइट गेज लगा हुआ है वो सही है या नहीं, सब चीज देखा जाता है। तो उसके लिए हम लोग को कैमरा प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी जो जूमिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। उसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं, और जनरली मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको नोट करके आ जाएंगे, और फिर एक टीम जाएगी उसको ठीक करने, और ठीक करके चली आएगी। यानी कि आपका काम है कि उसको देखना कि कुछ गड़बड़ नहीं है, और बाकी काम जो है सो आपके जो भी जूनियर वगैरह होंगे वो लोग करेंगे। जूनियर या एक दिन हम ही लोग कराएंगे। करवाएंगे। जैसे साथ में ले जाकर के, वर्कमैन को ले जाकर के हम ही लोग करवाएंगे। बट क्या होता है कि किसी दिन सिर्फ देखना होता है, सारी चीज नोट करके 10 टावर के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो नोट करके चले आइए। फिर जब उसको देखने के बाद में उसको अटेंड करने किसी और दिन जाएंगे। तो इस तरह से एक शेड्यूल होता है। तो कितने घंटे का वर्किंग आवर रहता है अगर एक दिन का बात करें तो? वर्किंग आवर वही 8 घंटे, लगभग 9:30 से 5:30। और वीक में कितने दिन, 5 दिन या 6 दिन? उसमें बीच में लंच, लगभग 1 घंटे का लंच। और बीच में 6 दिन। 6 दिन। ये अगर अगर आरएचक्यू मिलता है, रीजनल हेडक्वार्टर, तो उसमें बीच में 5 ही दिन वर्किंग, 5 ही डे रहते हैं। लेकिन अगर वही आपको फील्ड में यानी किसी सब स्टेशन पे भेज दिया गया तो 6 वर्किंग दिन होता है। अच्छा। तो कितने रेंज में हम लोग को जैसे काम करना पड़ेगा? आप लोग कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है वो ज्वाइन करता है तो आप लोग का रेंज कितना होता है, कितने एरिया में आप लोग का जो भी मेंटेनेंस का काम है वो करना पड़ेगा? सब स्टेशन वाले तो अपने सब स्टेशन के अंदर ही करेंगे, वही 500 मीटर के रेंज में जो भी सब स्टेशन बना हुआ। और हम्म। टीएलएम वाले, वो डिपेंड करता है कि आसपास में फिर दूसरा सब स्टेशन कहाँ पे है, कितनी दूर पर है। किसी डायरेक्शन में कोई लाइन दूर तक भी हम लोग देखते थे, किसी हम्म। लाइन में काफी नजदीक से तक ही देखते थे। जैसे कोई कोई लाइन हम लोग 200-200 किलोमीटर दूर तक देखते थे। तो हम्म। दूर से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको गाड़ी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको अच्छा। गाड़ी से जाना है और इंस्पेक्शन करके चले आना है। अच्छा। अब बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ज्वाइनिंग के टाइम में स्टाइपेंड दिया जाएगा 27,500 रुपये। उसके बाद में बेसिक पे 25,000 के हिसाब से आपको सैलरी बनाया जाएगा। तो बेसिक पे 25 देख करके घबराना नहीं है कि सैलरी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक पे 25,000 रहेगा। और हम एचआरए छोड़ करके बता रहे हैं, आपको बहुत हम्म। सारी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे हर ईयर क्लॉथ के लिए आपको 42 या 44,000 मिलते हैं, कंफर्म नहीं है, 42 या 44। और उसके बाद में हर साल आपको बोनस के रूप में, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल, और लगभग आपका बेसिक का 33%, 33 से 35% के बीच में, यानी अम, पूरे साल भर का बोनस एक बार मिलता है। तो अच्छा अच्छा। आप 25,000 में 12 से गुना कर लीजिए, और उसका 33% निकाल लीजिए। तो लगभग समय अराउंड 90,000 से 1 लाख के बीच वैरी करता है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम। वो उस साल कितना प्रॉफिट हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पे डिपेंड करता है।
तो लगभग हम्म, आपको मोटा मोटी 1 लाख रुपया उधर से मिल जाएंगे। आपको हम्म, क्लॉथ के लिए 44,000 के अराउंड मिल जाएंगे। आपको लैपटॉप के लिए पैसा दिया जाता है हर 5 साल पे, शायद 60,000 के आसपास। और फर्नीचर के लिए पैसे दिए जाते हैं हर 5 साल पे, वो भी अराउंड 35-40 के अराउंड दिया जाता है। आपको हर साल मोबाइल बिल के लिए अराउंड हर साल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आप सारी चीजों को जोड़ेंगे, हम्म, मतलब जो आपको साल भर में पावर ग्रिड पूरे पैसे देंगी, उस पैसे को जोड़ करके 12 से डिवाइड करेंगे तो सम अराउंड वो 50-52 को पार करेगा। तो 25 बेसिक पे देख करके घबराना नहीं है, सैलरी बहुत अच्छा मिलती है। और ये एचआरए छोड़ करके बता रहे हैं, यानी जहां आपको क्वार्टर अलाउड करा दिया जाएगा, मतलब क्वार्टर दिया जाएगा, उसके साथ इतनी फैसिलिटी और पैसे मिलेंगे। अगर क्वार्टर नहीं दिए जाते हैं तो फिर उसके ही पैसे मिलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे आवाज थोड़ा थोड़ा कट गया, तो मैं थोड़ा ब्रीफिंग में लोगों को बता देता हूँ कि सेलफोन का पैसा मिलेगा 12,000 के आसपास, लैपटॉप का मिलेगा, कुछ ईयर्स पे मिलता है, फर्नीचर का मिलेगा, क्लोथिंग का मिलेगा, और ट्रैवलिंग का, अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है, ज़्यादा दूर जाना है, तो उसके लिए आपको गाड़ी मिलेगी। और तो इसके साथ कुछ नहीं है। यानी कि ऑलमोस्ट सारा चीज इसमें कवर हो गया। जो भी लोग खरीदते हैं, जिसके लिए पैसे बचाते हैं कि हाँ मुझे लेना है, तो वो सारा चीज पीजीसीआईएल आपको हर साल देगी। साथ में बोनस भी देगी, जो कि अराउंड 1 लाख के आसपास होता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्या बोलेंगे इसको, अट्रैक्शन का केंद्र है। हर लोग चाहता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिले, तो यहाँ पे काफी कुछ मिल रहा है। साथ में हमको क्वार्टर का एक बार क्लियर कर दीजिए कि क्वार्टर जो मिलेगा वो किस टाइप का क्वार्टर रहता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी क्वार्टर लिया, तो किस टाइप का क्वार्टर उसको मिलेगा, 2 BHK, 1 BHK? क्वार्टर, क्योंकि हम ज्यादा दिन रहे नहीं थे तो हमें तो अलाउड हुआ नहीं था, लेकिन जहां तक मुझे याद है और लोगों को, अपने साथी लोगों को मिला है, तो 2 BHK या 3 BHK मिलता है। अच्छा, कंफर्म अच्छा। नहीं है, 3 BHK या 2 BHK मिलता है, 1 BHK नहीं, 3 या 2 BHK। अच्छा, कोई आदमी है जैसे कि किसी लोकेलिटी में। बट जो भी क्वार्टर मिलेगा बहुत ही शानदार क्वार्टर रहेगा। PSU है तो शानदार रहना ही चाहिए। और मुझे ये बताइए कि अगर कोई आदमी आसपास जैसे किसी का घर ही वहीं पे हो, तो वो HRA अगर क्लेम करना चाहे, तो उसको कितना अराउंड HRA मिलेगा, अलग अलग सिटी के हिसाब से बता दीजिएगा। वो 9%, 9%, 18%, 27%, जो कि अभी सेंट्रल में चल रहा है बेसिक का। तो चूंकि इसका बेसिक कम है तो उस हिसाब से एचआरए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो आपको क्वार्टर मिलेगा उतने पैसे में, जो आप एचआरए अगर क्लेम करते हैं तो एचआरए लेंगे तो उतने पैसे में आपको उतना बढ़िया क्वार्टर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि क्वार्टर लेना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल है। चलिए, साथ हाँ। में मैं एक और बात बता दूं कि चंदन सर ऑलरेडी SSC जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 इनका आया है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, चंदन कुमार CPWD करके। आप लोग उस पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को कोई भी डाउट होगा, आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सर डायरेक्टली आप लोग को रिप्लाई देंगे। बाकी सर अभी यूपी में भी काम कर रहे हैं सर, उसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो हम लोग लाएंगे। आप लोग का अगर डिमांड होगा तो ऐसे नहीं लाएंगे। और बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और लोगों का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि PGCIL के बारे में बताइए, तो वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो सर यहीं पे एंड करते हैं इसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से बच्चों के सामने ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। और मैं आपसे कॉल पे भी बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी डाउन टू अर्थ आपका नेचर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। चलिए, तो यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा सेशन, लोग देखना नहीं पसंद करते। ठीक है, बाकी धन्यवाद श्याम। सारे डिटेल तो यहाँ पे हो ही गया है। ओके। ठीक।